मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के कुमार भारती पाठ 5 बर्फ की धरती इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से इसको समझना है और समझने की कोशिश करनी है। इसका नाम है बर्फ की धरती। तो लद्दाख जो है उस स्थान के बारे में इसमें दर्शाया गया है। लद्दाख पूर्णतः क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। उसके बारे में कृष्णा सोबती ने वर्णन किया है अपनी एक यात्रा वृत्तांत के माध्यम से। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत यानी एक विधा है, यानी जहाँ पे लेखक या कोई भी कहीं पे जाकर अपना जो है यात्रा करता है तो उसका जो वर्णन करते हैं तो उसको यात्रा वर्णन कहलाता है। तो यह जो लिखा गया है वह क्या है, यात्रा वर्णन विधा में लिखा गया है। इसमें कृष्णा सोबती ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। बहुत ही छोटे माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ के बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए चलिए हम पाठ पे चलते हैं। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चाँद की सी धरती और उस पर चलती है मैं इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक में दोहराने लगी हूँ। धरती और आकाश को परिक्रमा करते साथ घोड़े वाले रथ में तेजस्वी सूर्य यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहे, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहे। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती, उषा माने होता है सुबह, धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ। मूल यानी यहाँ क्या है, हृदय। तो कुछ भी कंठस्थ नहीं है यानी याद नहीं है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है, धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, थल के यानी जमीन के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबो गरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में यानी नीचे के भाग को क्या कहते हैं, पेंदे। सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली भी। यह क्या है, चट्टानों के बच्चों प्रकार हैं, आपको याद रखना है। चट्टानों को क्या है, प्रकार हैं। लद्दाख के कई नामों से जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। मारयूल, लाल धरती, मांगयूल और बहुत से लोगों का घर कांछानपा अर्थात बर्फ की धरती में भी है। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश के जिक्र इसी नाम से किया था। और चीनी यात्री कौन था बच्चों? सबसे पहले जो भारत में आया था वह फाहियान था, याद रखना है आपको। इस प्रदेश का जो नाम किया है, इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। लद्दाख के भाग को क्या कहते हैं, बुद्ध का कमंडल भी कहते हैं। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्ध थान। बौद्ध विहार गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। यह स्थान के नाम है। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहब खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए, यानी वहाँ जाने का आदेश। मैम गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड ओवर में हम लोग कितने होंगे? 3, आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता ले, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नाश्ता खत्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। थर्मस के पानी भरवाकर हम खारदुलांग के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गई। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा जा सका। एक लैंड ओवर रुकी। पहाड़ के निर्जन यानी जहाँ कोई भी नहीं था उसे क्या कहते हैं, निर्जन स्थान, वीराना एकदम। एक तंबू के सामने रुका। ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया, रजिस्टर में एंट्री की और गाड़ी सन्नाटों को चीरती चढ़ाई पर सरकने लगी।
काश परमिट चेक करने वाली की ड्यूटी मेरे पास होती तो मैं कुछ देर और वहाँ रुकती। कहने का तात्पर्य मैं अच्छे तरीके से वहाँ के बारे में जानकारी और ग्रहण करती, मैं मुस्तैदी से उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज़ पर उतारकर ढंग से अंजाम देती। इस एकाकी में टूरिस्ट साहब बताते हैं कि यह वह जगह है जहाँ हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ और भीष्म साहनी को याद करती हूँ। भीष्म साहनी कौन है बच्चों? एक लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी धड़क रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे थे और साथ साथ दौड़ रही है काली भूरी पर चट्टाने। आगे वीराना देख परेशानी से उगने लगी, गला सूखने लगा। 2-4 पानी की घूंट लिए, बस इतना ही पानी है बेशकीमती। एक लंबी चढ़ाई के बाद टीन के छत वाला लंबा शेड, जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा। चढ़ाई में कई मोड़ थे, पथरीले रंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं। लेह की पीठ का पठार है खारदुलांग, यानी एकदम ऊपर का भाग खारदुलांग, जिसे खरदूला भी कहते हैं, आपको याद रखना है। हिम मंडित ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब होता है बच्चों पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ, उसे ग्लेशियर कहते हैं। लेह के पिछवाड़े यानी पीछे से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं, भूरे ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश के नीलाहटे अजीब पथरीलेपन से दमकाने लगी। इतनी ऊंचाई पर कीड़े ऐसे चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों से पानी को सोख लेती हैं और पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नज़र आया। जी हाँ, अब हम इसी से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। वह राह हिमशकर खारदुलांग, बर्फ़ का पहाड़, पहाड़ का ताज़ा बर्फ़ नहीं, कड़ी बर्फ़ का पहाड़, बर्फ़ इसे कहते हैं। ग्लेशियर यानी हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देता है। धूप चमका रही है इसकी धवलता को यानी सफ़ेदी को। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही है बौद्ध पताकाएँ। पताका माने क्या होता है? जो बौद्ध की फोटोज़ थी वह क्या हो रहे थे? लहरा रहे थे। गाड़ी से उतर मैं बर्फ़ पर चल रही हूँ। बर्फ़ पर चलते हुए फिसलन है। मैंने जूते उतार दिए, मोजे पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ़ से ढकी है, उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। यहाँ के तूफानी अंधड़ तो कार भी उड़ा सकते हैं, कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं? यह अचरज की बात है, नहीं आश्चर्य की बात है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं, मोजे पहने। वहाँ पहुँची तो चट्टान बर्फ सी सर्द चट्टान की खोल के 2 कैलेंडर में दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ से ही खोसे गए हुए हैं। खारदुलांग की तेज हवा में न जाने कैसे टिके हैं। हमने विस्मय से कहा यह तो हवा से उड़ जाते होंगे। हाँ ऐसा होता है, हमारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं। ईरिश साहब बोले मैं पहले बर्फ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं मैम आप चाहे तो कार में बैठे। नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ, यह मेरे लिए मूल्यवान है। लहराती चमकती धूप में लहरा रही है पताकाएँ। टूरिस्ट साहब ने पूछा यह पताकाएँ कैसी है? इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं यानी मानते हैं तो खंभों पर पताकाएँ फहराते हैं। यह बात तो मुझे भी आपको बतानी चाहिए। मैं मन में कुछ भी न धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताका को फहराना चाहती हूँ। मुझे इस बात पर सोच कर परेशानी हो रही कितने कि लगता है कि इसके लिए दोबारा आना होगा। यानी मैं फिर से यहाँ पे जो है पताका फहराने के लिए लगता है दोबारा आना पड़ेगा। हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले,
ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वही और उतना ही जितना टूरिस्ट साहब और ड्राइवर साहब के पैकेट में है। 3 पराठे और 3 आमलेट देखकर हम तीनों हंसे। इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। यानी लद्दाख में हर चीज़ें क्या होती हैं, बराबर पाई जाती हैं। पताकाएँ फिर नज़र आईं। मैंने अपनी साल उतारी, मन में तय किया कि मैं इसे यहाँ लहरा कर ही जाऊँगी। ऐसा ना हुआ तो मुझे एक बार फिर यहाँ आना होगा। मैंने साल आगे किया, लीजिए ड्राइवर साहब इसे किसी तरह खंभे पर फहरा दे। मैं गर्म साल भारी है, टिकेगा नहीं, हवा से नीचे गिर जाएगा। कोई बात नहीं, गिरेगा तो इसी ग्लेशियर पर, उज्ज्वल बर्फ पर। सुनकर दोनों हंसे। आप ऐसा करेंगी तो साल उठाने के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा। मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उन्हें पकड़ा दी और साल ओढ़े इंतजार करने लगी कि कब वह पताका बनकर ऊपर पहुँचे। ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते देखते झूठ मूठ की पताका तारों में उलझ कर लहराने लगी। मैंने गहरे भाव में खारदुल्लाह को सलाम किया। मुमकिन हुआ तो फिर आऊँगी, नहीं तो यह अब यहाँ बर्फीले ग्लेशियर पर पहुँच जाना मेरा सौभाग्य है। जीप उतराई में नीचे उतर गई। एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देख वहाँ रुकी। उसके किनारे जमी चट्टान पर जा बैठी। पहले तो उस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी सी जी भर पर मुंह पर छींटे दिए। यानी मैंने जो है अजुली जैसे उसे ओक बोला जाता है, करके मैंने पानी मारा, मुँह में पानी पिया और फिर उसमें पाँव डालने को गई पर अपने को रोक लिया। इतने ठंडे जल में पाँव नहीं, कुछ देर और काश कुछ देर में बैठ सकती। एक और ख्याल कौंधा यानी याद आया मेरे मन में। पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता तो हिमराज यानी हिमालय पर्वत, हिमराज यानी हिम के राजा, बर्फ के राजा, आपने अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वाले संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मितव्यता क्यों बरती। आप तो जल के स्रोत हैं। रात एकाएक नींद खुली, लगा कमरे में किसी ने टार्च फेंकी हो। खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था इतना स्वच्छ के ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखने लगे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका है चाँद का मुखड़ा। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ। मेरा दिल्ली पहुँचना जरूरी ना होता तो दिन के बाद पैंगोंग झील देखती। करवट लेने को ही थी कि उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो प्लेन में भी सोया जा सकता है, यानी जहाज़ में। घड़ी देखी 3:30, साल ओढ़ा, टार्च ली और कमरे के कपाट भिड़ा दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी, अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा, जैसे वह ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहा हो। नीचे दिल्ली में अपने जीने दुनिया अलग, वह चाँद, वह तारे, वह धरती, और सामने बिछी सर्किट हाउस की ओर आती सड़क जैसे धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो, यानी पतला रास्ता। उस पगडंडी यानी पतला रास्ता, उस पर भी क्यों न चल लिया जाए। लेह इस प्रभात बेला में, लेह देखिए बच्चों वहाँ का स्थान का नाम है। लेह एक पर्वत श्रृंखला है लद्दाख की। फाटक, और लेह वहाँ की राजधानी है लद्दाख की। फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घड़ी देखी, कुछ देर रुकना ठीक होगा, मैं अब सड़क पर चल रही हूँ। लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला को देख रही हूँ। खामोशी में अपने पैरों को आहट सुन रही हूँ। अंतर में ऐसा भास आ रहा है, यानी याद आ रहा है कि अमृत बेला में जो घट रहा है वह पहली बार है और यह शायद अंतिम बार। याद हो आई बौद्ध प्रवचनों की 2 पंक्तियाँ, जो भी देखो, ये आपको भी याद रखना है, जो भी देखो ऐसा देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, फिर ऐसा देखो जिसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। तो वही जो है लेखिका को याद आता है, बुद्ध के कमंडल में उदय होती हुई उषा यानी सुबह की मानो, जैसे पहली बार देख रही हूँ अंतिम बार भी, जैसे हिमालय के बहुत पीछे फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती हुई चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं थी। तो बच्चों ये लेह से लद्दाख की जो यात्रा थी उसके बारे में जो है
लेखिका ने, कृष्णा सोबती ने वर्णन किया है अपनी जो यात्रा थी लद्दाख की, उसके बारे में बताया है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इसको जो है समझिए और समझने की कोशिश की। आशा है कि आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अंततः आप दूसरे में शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, तो आपको भी आगे का जितना भी वीडियो है आपको सबको प्राप्त होगा। धन्यवाद, थैंक्स।